हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन परीक्षा की तैयारी करते हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार चलने वाली जो फिजिकल ज्योग्राफी है यानी भौतिक भूगोल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों को हल करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स में बीए बीएड कर रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक है। उनका फिजिकल ज्योग्राफी चलता है और उसी के आधार पर मतलब अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को पिछली क्लास में भी अपन ने पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना पढ़ी थी ना, किस प्रकार से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आज अपन उसी टॉपिक को उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सभी विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सिद्धांत बनाए। एंड में सबका एक निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं, संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से मानी गई है। ठीक है, तो सूर्य से कोई भी चीज़ निकलती है, बनती है, तो वह किस प्रकार की होगी? एक आग के गोले के समान। तो पृथ्वी भी प्रारंभ में एक आग के गोले के गैस के गोले के समान थी। पृथ्वी भी प्रारंभ में आग के गैस के गोले के समान थी। धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडी होने पर इसका ऊपरी भाग जो परिधि वाला भाग है वह ठंडा होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ, चट्टानी रूप धारण किया और धीरे धीरे नीचे की चट्टानें भी, आंतरिक गहराई की चट्टानें भी ठंडी होती गई और चट्टानी रूप धारण करती रही। तो उसी के बारे में ये अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन है और आपके फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रूप में दिया हुआ है। श्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार की बनावट है, वहाँ की चट्टानें किस प्रकार की है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर तापमान कितना है, उस तापमान पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, उन चट्टानों में उन पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनका घनत्व कितना है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना रहता है। ऊपरी धरातल से कितनी गहराई तक इसके विस्तार रहता है, फिर कितना परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आने का क्या कारण है, ऐसे पॉइंटों के आधार पर अध्ययन करना, एक तरह से उसकी संरचना से संबंधित अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का अध्ययन इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। तो श्वेस महोदय ने आंतरिक भूगर्भ का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रमाण एकत्रित किए। भाई प्रमाण बना कैसे कल्पना कर सकते हैं, उस समय कौन था? जीवों की उत्पत्ति नहीं थी, तो श्वेस महोदय कहाँ से रहे? ठीक, तो कुछ प्रमाण एकत्रित किए और प्रमाणों का तकनीकी परीक्षण करके और कुछ प्रमाण एकत्रित किए और फिर सैद्धांतिक रूप में कल्पना की गई। तो दो प्रकार से प्रमाण एकत्रित किए, भूकंप से निकलने वाला तप्त लावा और ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तप्त लावा है, जो गर्म लावा होता है, वो भी चट्टान का रूप होता है। धरातल के आंतरिक भूगर्भ से निकलने के कारण उसका परीक्षण किया गया कि ये तप्त लावा कितनी गहराई से आया है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये पाए जाने वाले मिनरल्स जो तत्व है, खनिज तत्व है, वे कितने तापमान पर पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका घनत्व कितना है और कितनी गहराई से आया। तो इसी के आधार पर इन्होंने कुछ प्रमाण एकत्रित किए हैं और प्रमाणों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया है। उसके बारे में अपन आज विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपके भी आने वाली जो
परीक्षा है उसमें क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार से प्रमाण एकत्रित किए भूकंप से निकलने वाला तप्त लावा के दौरान और ज्वालामुखी से निकलने वाले तप्त लावा के दौरान। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने प्रमाण एकत्रित किए और प्रमाण एकत्रित करके और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक बनावट में कौन कौन सी चीजों का पता लगाया, गहराई का, खनिज तत्वों का, और उनके घनत्व का। ठीक है, घनत्व का और तापमान का। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी गहराई पर कितना तापमान है, उस तापमान पर पाए जाने वाली चट्टानें किस अवस्था में मिलती है और उनका घनत्व कितना है, इस प्रकार का अध्ययन करके और एक तरह से संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ का केंद्रीय भाग तक का अध्ययन किया है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने प्रमाण एकत्रित करके इस प्रकार का अध्ययन किया, तकनीकी परीक्षण करके, और उसी के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ को 3 परतों में बांट करके अध्ययन किया है। तो इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक पृथ्वी मान लो इस प्रकार की है और इसका ये आंतरिक भाग है और इसका ये आंतरिक भाग, 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। ऊपरी धरातल का ये वाला भाग जो कि ये प्रथम परत के रूप में है, इस प्रथम परत को इन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया सियाल। ये दूसरी परत के रूप में अध्ययन किया, इसका नाम दिया इन्होंने सीमा, और ये केंद्रीय परत के रूप में इसका अध्ययन किया, केंद्रीय परत के रूप में इसका अध्ययन किया, जो कि मध्य केंद्रीय भाग में आंतरिक भूगर्भ का लास्ट स्टॉक तक इसका विस्तार है। तो इसका अध्ययन किया, तो इसका नाम दिया इन्होंने नीफे। कौन सा? नीफे। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ को इन्होंने 3 परतों में बांट करके अध्ययन किया है। सबसे पहले सियाल, दूसरी परत है सीमा, और तीसरी लास्ट केंद्रीय भाग तक नीफे। ठीक है, तो एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सियाल। सियाल पर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यहाँ लिख देता हूं सबसे ऊपरी परत है, और सबसे पहले ठंडी होकर चट्टानी रूप धारण किया।
ठीक है। सबसे पहले ये चट्टानी रूप धारण करने वाली परत है। ठंडी होने के बाद में चट्टानी रूप धारण, सबसे पहले ये बाह्य भाग ही ठंडा हुआ और बाह्य भाग ठंडा होने के बाद में ये जो ठंडी होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए। और विशेषता क्या है इसकी? ऊपरी भूपट्टी से लगभग 100 किलोमीटर तक की गहराई तक मिलती है। कितने तक? 100 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार मिलता है। ऊपरी धरातल से 100 किलोमीटर गहराई तक। आप देख रहे होंगे भाई, किलोमीटर मीटर में तो इतना सा है भाई, पृथ्वी का आकार भी तो देखो, किलोमीटर की गहराई तक है इसका विस्तार, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी ऊपरी भूपट्टी से और 100 किलोमीटर तक, कहीं पर 80 मतलब एवरेज रूप में 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार माना है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इस परत में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। सीआर वाला पढ़ रहे हैं, तो ऊपरी वाला जो परत है ये सबसे पहले ठंडी होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। ये ऊपरी धरातल से लेकर के यहाँ तक की जो गहराई है वह लगभग 100 किलोमीटर तक की है और इसमें ऊपरी भूपट्टी से है ये। तो इस परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व, इसका औसत घनत्व 3.5 से 3.8 तक होता है। ठीक है, 3.5 से 3.8 तक इसका घनत्व होता है। और दूसरी विशेषता है कि इस अवस्था में पाई जाने वाली सभी चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस परत में सभी चट्टानें ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं हैं। देखो मैंने बताया ना कि गहराई, खनिज तत्व, घनत्व और तापमान, इस प्रकार का अध्ययन किया है। इस प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए हैं। इसके जो सियाल सीमा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये वाला सियाल व सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ के तापमान अधिक होने के कारण पाई जाने वाली चट्टानें लचीली हो जाती है। लचीली मतलब द्रवित अवस्था में मिलती है। ठीक, तो सियाल सीमा
क्षेत्र की चट्टानें तापमान के कारण लचीली अवस्था में मिलती है। हमेशा इसमें डायग्राम से समझते हुए पढ़ना चाहिए, बिना डायग्राम के ये चीजें समझने में नहीं आती है। आधी व्याख्या तो डायग्राम कर देता है, केवल इनको समझ करके केवल लिखना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक, दूसरे नंबर की, ये तो एक वाला नंबर की हो गई। दूसरे नंबर की सीमा, जो सीमा क्षेत्र है ये सियाल के नीचे की परत होती है। सियाल के नीचे की परत होती है। दूसरी बात है, इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई सौ किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक इस सीमा क्षेत्र का, सीमा परत का विस्तार मिलता है। ठीक है, अधिक गहराई के कारण और विशेषता क्या है? अधिक गहराई के कारण यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। अधिक गहराई के कारण यहाँ का तापमान अभी भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। और इतने तापमान पर तो लोहे जैसे भारी वस्तु भी ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, वो भी पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अधिक गहराई के कारण यहाँ का जो तापमान है वो अभी भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इसलिए यहाँ की चट्टानें भी किस प्रकार की मिलती है? द्रव अवस्था में, तप्त द्रव अवस्था में मिलती है। यहाँ की चट्टानें भी तप्त द्रव अवस्था में मिलती है। ठीक है, तप्त व द्रव अवस्था में मिलती है। और चट्टानों का तप्त व द्रव अवस्था वाला भाग किस नाम से जाना जाता है? मैग्मा। मैग्मा होता है। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही तो होता है। और जब भूकंप व ज्वालामुखी के द्वारा ऊपरी धरातल पर बाहर निकलता है तो उसको लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब तक अंदर भूगर्भ में पिघली अवस्था में रहता है वहाँ तक उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण मैग्मा भंडारों का विकास इसी सीमा क्षेत्र में मिलता है। लिख लो। संपूर्ण मैग्मा भंडारों का विकास
सीमा परत में मिलता है। ठीक है, संपूर्ण मैग्मा भंडारों का विकास सीमा परत में मिलता है और इस सीमा परत में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इस परत में सिलिकॉन व मैग्नीशियम, सिलिकॉन व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी सिलिकॉन व मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस सीमा परत में पाए जाने वाली चट्टानों में सिलिकॉन व मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और इन चट्टानों का घनत्व कितना होता है? घनत्व 3.8 से 8.5 तक मिलता है। ठीक है, तो ये घनत्व देखो, Cl का 3.5 से 3.8 तक अधिक गहराई की ओर बढ़ते हैं तो ये घनत्व भी बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि ऊपरी परत पर कम घनत्व की चट्टानें हैं और गहराई बढ़ने के साथ साथ में अधिक घनत्व की चट्टानें मिल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विस्तार से आप समझते हुए इस डायग्राम से पढ़ते रहे। और तीसरे नंबर की परत के बारे में पढ़ते हैं, ये है नीफे। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 नंबर नीफे। तो ये पृथ्वी की केंद्रीय परत है। यह पृथ्वी की आंतरिक केंद्रीय परत है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना। पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ का केंद्रीय भाग में जो विस्तृत रूप में परत के रूप में अलग से बताया इन्होंने, स्वेस ने, उसके अनुसार बताया है कि ये केंद्रीय परत है। इसे आंतरिक क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इसे आंतरिक क्रोड। अब ऐसे क्वेश्चन बनकर के आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी तो आते हैं ना आपके, बड़े क्वेश्चनों के साथ साथ में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। आंतरिक क्रोड क्या है? ठीक, तो ऐसे ही है, पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ का केंद्रीय भाग आंतरिक क्रोड के रूप में जाना जाता है। तो इस आंतरिक क्रोड, इसे आंतरिक क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई, इसका विस्तार कहाँ तक है? गहराई या विस्तार ये है 2900 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर तक। कहाँ तक है? 2900 से 11,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार
मिलता है। यहाँ का तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। अधिक गहराई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में भी वृद्धि होती है। और यहाँ की चट्टानें ठोस अवस्था में मिलती है। अब देखो, अब अधिक गहराई, अधिक तापमान, फिर भी चट्टानें ठोस अवस्था में, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वह केंद्रीय भाग की चट्टानें वह अधिक तापमान में भी पिघलती नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि इन चट्टानों में निकेल व फेरियल चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, निकेल व फेरियल जैसे भारी चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अधिक तापमान पर भी ये चट्टानें पिघलती नहीं है, ठोस अवस्था में बनी रहती है। तो आंतरिक क्रोड के रूप में जाना जाता है। इन चट्टानों का घनत्व कितना होता है? इन चट्टानों का घनत्व 9.5 से 12 तक मिलता है। देखो, गहराई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में वृद्धि हो रही है, पाए जाने वाली चट्टानों का घनत्व में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने स्पेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से अध्ययन किया। संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में, आंतरिक भूगर्भ को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया, और इसी प्रकार से डायग्राम बना करके एक एक चीज को विस्तार से अध्ययन किया है। और इसी प्रकार से आप भी अगर लिखते हैं विस्तार से समझते हुए तो कोई नंबर काटने का सवाल नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अपन रोजाना इसी मंच से एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रूप में हल करेंगे। आप बने रहें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहें और विस्तार से अध्ययन करते हुए समझने पर ध्यान दें, डायग्राम पर ध्यान दें। ठीक, तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा की आपके एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। मार्च के फर्स्ट वीक से आपकी एग्जाम प्रारंभ हो जाएगी। अपनी अपनी सब्जेक्टों के आधार पर डेट को फिक्स देख लेना, ठीक है, और नोट कर लेना, ताकि समय के अनुसार उनकी तैयारी और परीक्षा को अच्छी संपन्न कराया जा सके। धन्यवाद।